स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स इजराइल और लेबनान के पर्सपेक्टिव से। इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे लेबनान नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि लेबनान के अंदर एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम हजीबुल्लाह के नाम से जाना करते हैं। स्टूडेंट्स हजीबुल्लाह है हमास जो कि इजराइल के अंदर सिचुएटेड है, और रेड सी का जो एरिया है यमन वहाँ पे होती रेबल्स हैं। ये थ्री ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको कि हम 3H के नाम से जाना करते हैं। ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है। ईरान नाम का जो कंट्री है उनके द्वारा इन ऑल थ्री ऑर्गेनाइजेशंस को जो बैक है वो किया जाता है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर में, रिसेंटली हजीबुल्लाह के साथ में एक सीज फायर का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था इजराइल के द्वारा। अभी इजराइल के द्वारा बताया गया है कि उनका जो फोर्सेज है उसका विड्रोवल नहीं रहेगा। कुछ ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं जो कि उसके टेरिटरी के सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो लोकेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। सपोज कीजिए इजराइल है वो सिचुएटेड है, इजराइल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे लेबनान नाम का कंट्री है। उसके सदर्न पार्ट के अंदर एक रिवर फ्लो करती है जिसको कि हम लितानी रिवर के नाम से जाना करते हैं। लितानी रिवर है इसका स्टूडेंट जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे बेका वैली है वो सिचुएटेड है। बेका वैली बेसिकली आप देखिए कि वन ऑफ द फर्टाइल रीजन है लेबनान के अंदर में। लेबनान के अंदर में जो पॉलिटिकल पावर है उसका भी आप देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन है। वहाँ पे जो टॉप डोमिनेटेड जो कम्युनिटीज़ हैं रिलीजन बेसिस के ऊपर में उनको वहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर है उसको डिवाइड किया गया है। तो ये कुछ जो लोकेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। सेबा आप देखिए कि जो सेबा एरिया है वो भी आपको पता होना चाहिए, सेबा फार्म वहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट तालिबान के पर्सपेक्टिव से है। अफ़गानिस्तान के वहाँ पे तालिबान का रूल है, बट आप देखिएगा अब तालिबान के द्वारा धीरे धीरे काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ में जो इंगेजमेंट है उसको स्टार्ट किया गया है। तालिबान का एक डेलीगेशन है वो जापान के लिए अप्रोच करेगा, तो फर्स्ट टाइम इनका अपना जो एरिया है उससे आउटर रीजन के अंदर में किसी कंट्री के वहाँ पे जो डेलीगेशन है वो सेंड किया गया है तालिबान के द्वारा। स्टूडेंट तालिबान अफ़गानिस्तान के वहाँ पे रूल करता है, तो बेसिकली आप देखिए अफ़गानिस्तान का जो कौन कौन से कंट्री हैं वो एरिया शेयर करते हैं, ऐसा जो क्वेश्चन है यूपीएससी के द्वारा 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में पूछा गया था। अफ़गानिस्तान के जो नाइबर कंट्रीज हैं इस तरीके से आपको जब कोई भी प्लेस न्यूज़ के अंदर में है तो उसका लोकेशन आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि जापान के लिए गए हैं। जापान एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कौन कौन से हैं, 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जापान के। होकेडो आइलैंड है, आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में एक आपको जो आइलैंड है वो देखने के लिए मिलता है जापान के अंदर में। होकेडो उसको नाम है। सेकंड अगर हम आइलैंड के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स उसका नाम है होन्सू। होन्सू आइलैंड है। होकेडो है, होन्सू है, क्योसू है, इसके अलावा सिकोकू नाम से एक आइलैंड है। तो ये कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो 4 इम्पोर्टेंट हैं जापान के। वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो जापान है वो जाना जाता है। बट वहाँ पे जो मीन एज है, जो आपको सीनियर सिटीजन्स का जो प्रेजेंस है पॉपुलेशन के अंदर में, मोर आपको देखने के लिए मिलेगा जापान के अंदर में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखिए कि चाइना का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है डीप सीक, उसको बेसिकली यहाँ पे बैन है वो किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा, तो उसी के बारे में मेंशन किया गया। मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए डीप सीक के बारे में कि कौन से कंट्री के द्वारा उसको डेवलप किया गया है या उसको बैक किया गया है, वो है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि ताइवान के पर्सपेक्टिव से है। यूएस के द्वारा अपना जो वेबसाइट है उसके ऊपर में ताइवान के रिगार्डिंग में जो डेजिग्नेशन है उसको चेंज किया गया, उसको चाइना के द्वारा अपोज है वो किया गया है। ताइवान है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, आप देखिए कि ताइवान को जो सेपरेट करता है, चाइना का जो एरिया है उससे सेपरेट करता है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट कल का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर न्यूज़ के अंदर में था। आप देखिए कि ये जो एरिया है वो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी है ये स्टूडेंट्स आपको नॉर्दर्न चाइना सी देखने के लिए मिलता है, तो उसको सॉरी ईस्टर्न चाइना सी है यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में। तो उसको जो कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है, टू वाटर बॉडीज को जो स्ट्रेट कनेक्ट करता है जिसको कि हम ताइवान स्ट्रेट के नाम से जाना करते हैं। ये स्टूडेंट जो ताइवान है वो सिचुएटेड है सेमीकंडक्टर एंड चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए इसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के वहाँ पे एक मीटिंग है वो कंडक्ट होगा जिसके अंदर रसिया और यूएस के जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा अप्रोच किया गया है।
यूक्रेन के वहाँ पे किस तरीके से पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो, किस तरीके से जो डिस्कशन है वो किया जाए। तो उसी की रिगार्डिंग में जो डिप्लोमेट्स है वो पहुँचे हैं सऊदी अरेबिया के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट डिस्कस करें तो यूके के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा यूक्रेन को बैक किया गया है। उनको कहा गया कि अगर उनको डिफेंस फोर्सेज का ज़रूरत है तो प्रोवाइड किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। एक आप देखिए कि इस एरिया के अंदर में नाटो नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी न्यूज़ के अंदर हुआ करता है काफ़ी बार। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स, जब इसको सेटअप किया गया था तो इसके अंदर एक जो कन्वेंशन है वो रखा गया था। इसका एक आर्टिकल भी है वो डिफाइन करता है कन्वेंशन कि अगर जो नाटो का जो मेंबर है उसके ऊपर अगर अटैक होता है तो अटैक ऑन वन वन इक्वल टू द अटैक ऑन ऑल। तो कम्प्लीटली जो ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा उस अटैक को जो डिफेंड है वो किया जाएगा। ये नाटो के बारे में था। नाटो का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बेल्जियम के अंदर में जो ब्रसेल्स नाम की जगह है वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है ये बेसिकली कौन हुआ करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इक्विटी के अंदर में इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट है वो किया जाता है, उसका भी एक लिमिट है वो हुआ करता है, एक लिमिटेशन हुआ करता है कि इक्विटी के अंदर में 9% है कुछ एरियाज़ के अंदर में। कहीं पे आप देखिए कि इसका जो लिमिटेशन है उसको इंक्रीज करने के बारे में भी मेंशन है वो किया जाता है कि एफ आई आई का जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज है वो किया जाए। ये फॉरेनर पर्सन है जो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंट्री के, किसी भी जो कंपनी है उसके अंदर में, और जैसे ही इनको जो प्रॉफिट है वो गेन होता है, इनका जो आउटफ्लो है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी उनके आउटफ्लो की वजह से ये न्यूज़ के अंदर में थे। फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसको हॉट मनी के नाम से भी जाना करते हैं कि जैसे ही इनको आप देखिए कि प्रॉफिट गेन हुआ, इनका जो मोर आपको जो फ्लोइंग प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा, तो इसकी वजह से इसको हॉट मनी है या फ्लाई बाय द नाइट मनी के नाम से भी या क्विक मनी के नाम से भी इसको जाना है वो करते हैं। या सेबीआई के द्वारा शेयर मार्केट के अंदर में इसका जो रेगुलेशन है वो हुआ करता है। तो स्टूडेंट सेबी के द्वारा यस इनका जो रेगुलेशन है वो किया जाता है। नेक्स्ट आपका होमवर्क है यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना कि हमारे यहाँ पे कितना लिमिटेशन है कि कितना परसेंट जो एफ आई आई हैं वो इन्वेस्ट हैं वो कर सकते हैं। तो आप देखिए कि एफडीआई की रिगार्डिंग में भी आपको लिमिटेशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे ही जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो कितना जो इन्वेस्टमेंट है वो कैरी कर सकते हैं, क्या 9% है या 20% है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज हुआ है, उसके बिहाइंड में रीजंस यही हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ और आप देखिए कि इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। तो ट्रेड डेफिसिट है वो मंथ बेसिस पे जो डाटाज रिलीज किए जाते हैं उसी के अंदर ये बताया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कतर के बारे में है। कतर के जो आमीर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। तो आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं उनके द्वारा उनको रिसीव है वो किया गया एयरपोर्ट के वहाँ पे। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कतर आप देखिए कि रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में था काफ़ी सारे रीजंस की वजह से। न्यूज़ में किस वजह से था स्टूडेंट्स, एक तो आप देखिए कि इंडियन नेवी के जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं उनको वहाँ पे किसी केस के अंदर चार्ज है वो किया गया था, फिर उनको वापस से इंडिया के लिए सेंड किया गया। अभी वन जो नेवी के जो पर्सनल हैं उनका वहीं पे ही प्रेजेंस है, तो हो सकता है कि इस विजिट के दौरान में उस पर्सन की रिगार्डिंग में भी जो डिस्कशन है वो रही। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया का जो एलएनजी का जो यहाँ पे इंपोर्ट है, एलएनजी का जो इंपोर्ट है उसको फुलफिल किया जाता है। 42% जो एलएनजी का इंपोर्ट है वो आपको कतर के थ्रू ही देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स एलएनजी का डिमांड को फुलफिल करने के रिगार्डिंग में, एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के पर्सपेक्टिव से कतर का जो इम्पोर्टेंस है, कतर का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे ओमान है वो सिचुएटेड है, सॉरी यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे यमन है, ये सऊदी अरेबिया है। तो आप देखिए कि इस जो पर्शियन गल्फ के अंदर में यहाँ पे एक पेनिनसुलर कंट्री के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा कतर नाम का जो कंट्री है। एरिया किसके साथ में शेयर करता है, सऊदी के साथ में अपना एरिया शेयर करता है, मेजरली जो लैंड का एरिया है। और आप देखिए कि जो मैरीटाइम एरिया है वो पर्शियन गल्फ के अंदर सिचुएटेड है, तो उसकी जो नाइबर कंट्रीज उन सभी के साथ में शेयर करता है, जो मैरीटाइम के अंदर में अपना एरिया शेयर करते हैं। यहाँ पे बहरीन नाम का जो एरिया है वो सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि बहरीन के साथ में भी इसका जो सेपरेशन है गल्फ ऑफ बहरीन के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। पर्शियन गल्फ को जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके साथ में जो कनेक्ट है वो करने वाला स्ट्रेट का क्या नाम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है स्टूडेंट।
नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे बांग्लादेश के डेलीगेशन से जो इंडिया के लिए विजिट हुए हैं, बांग्लादेश के एक और जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल हैं उनका इंटरव्यू है वो भी पब्लिश हुआ है आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। तो उस दौरान में इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन अल्टीमेट यही है कि बोथ कंट्रीज़ का जो रिलेशन है वो गुड एंड हेल्दी वे के अंदर में वर्क करे, तो उसको वहाँ पे मेंशन किया गया है इंटरव्यू के अंदर भी बेसिकली। नेक्स्ट आप देखिए कि नेपाल के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ यूनिवर्सिटी से जिनको कि कुछ प्रोटेस्ट की वजह से उनको निकाला गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं। एग्जाम के अंदर में कुछ क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जा सकता है अभी इस टॉपिक के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अर्थक्वेक के बारे में है। दिल्ली के वहाँ पे जो अर्थक्वेक का जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ है उनको ऑब्जर्व किया गया। अब आप देखिए कि अर्थक्वेक का जो अगर हम बात करें एपी सेंटर के बारे में, तो अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर है वो काफ़ी नियर द सरफेस है, काफ़ी ज़्यादा सरफेस के है। तो इसको इस तरीके के जो बेसिकली अर्थक्वेक्स हुआ करते हैं जिनको कि सैलो क्वेक के नाम से जानते हैं। सैलो क्वेक क्या है? सैलो क्वेक स्टूडेंट्स ये हैं कि जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है उसके 5 to 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहीं पे ही जो एपी सेंटर है उसको ऑब्जर्व किया जाए किसी भी अर्थक्वेक का। इसका जो इंटेंसिटी है वो मोर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप देखिए कि कोई डीपर अर्थक्वेक है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो लेसर हुआ करता है, और अगर सैलो अर्थक्वेक है जिसका कि एपी सेंटर है वो काफ़ी नियर है सरफेस के ऊपर में, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो मोर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिकली आप देखिए कि इसका जो हमने जो डैमेजिंग का जो प्रोसेस है कि डीपर क्वेक्स का जो डैमेज है वो काफ़ी कम है, सेलो क्वेक्स का काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो सिस्मिक वेव्स हैं जब ट्रेवल करते हैं डीपर एरिया से तो उनका जो एनर्जी है वो लॉस होता है। यहाँ पे जो सरफेस के नियर बाई एरिया के अंदर में जो क्वेक अर्थक्वेक का जो सिस्मिक वेव्स हैं उनका मोर इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। माइक्रोब्स का प्रेजेंस रहा है रिवर वाटर के अंदर में, एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया नेक्स्ट न्यूज के अंदर में। तो आप देखिए कि एनजीटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया था। एनजीटी जिसको कि 2010 के समय सेटअप किया गया है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। बेसिक मैंडेट क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंटल सेक्टर है उसके अंदर में जो रेगुलेशंस हैं, जो इन्वायरमेंट को जो यहाँ पे कंजर्व करने के रिगार्डिंग में स्पेशल जो कोड्स हैं उनको सेटअप किया गया। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर में एनजीटी है वो वर्क किया करता है। और स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के बाद में इंडिया थर्ड कंट्री है जिनके द्वारा इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में जो स्पेशल कोड्स हैं उनको सेटअप किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी के बारे में है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी के रिगार्डिंग में उसका जो ओरिजिन है, ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी क्या है स्टूडेंट्स? कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रैक्टिस है, चाहे वो लेटर के अंदर में हो चाहे वो स्पिरिट के अंदर में हो, उसका जो प्रैक्टिस है वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर कैरी किया जाए, उसी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी है उसका पार्ट है वो माना गया है। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है स्टूडेंट्स, नेम है उनका जॉर्ज ग्रोट। नेम है स्टूडेंट्स उनका जॉर्ज ग्रोट। उनके द्वारा फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी जो टर्म है उसको कॉइन किया गया था। और बेसिक मैंडेट है वो यही था कि जो फ्रीडम और रेस्ट्रेंट के बीच में एक बैलेंस है उसको सेटअप किया जाए। क्या स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर भी आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी के कुछ जो प्रोविजन है या उसके कुछ आपको जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में? तो आप देखिए कि स्टेट को जो पावर है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के पर्सपेक्टिव से जो सिटीजन्स हैं उनको जो फंडामेंटल राइट है वो ग्रांट किया गया है। सिटीजन्स को भी एब्सोल्यूट पावर है वो ना मिले तो उनका भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी का आप देखिए कि ऑब्लिगेशन है। तो सम काइंड ऑफ द जो बैलेंस है उसको सेटअप किया जाए, एब्सोल्यूट किसी को भी जो पावर है वो नहीं रहे। हमारे जो गवर्नेंस के जो 3 विंग्स हैं जिसके अंदर में आप देखिए कि सेपरेशन ऑफ पावर के नाम से हम जाना करते हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर में जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है कि उनके द्वारा एग्जीक्यूटिव के जो एक्शंस हैं, लेजिस्लेटिव के जो एक्शंस हैं उनका रिव्यू किया जा सकता है। और लेजिस्लेटिव आप देखिए कि ओवरसाइट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव का जो ओवरसाइट है वो कैरी आउट किया जा सकता है। अगर हम बात करें कुछ केसेज के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जजमेंट्स को डिलीवर किया गया हो। कृष्णामूर्ति केस है, कृष्णामूर्ति केस है जिसमें कोर्ट के द्वारा एम्फेसाइज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी है वो असेंस है गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में। तो 2015 का ये केस है कृष्णामूर्ति कृष्णामूर्ति केस है, जिसके अंदर कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी है वो असेंस है या बेसिक है गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में।
केएस पुट्टास्वामी केस आता है 2018 के समय में, जो कि राइट टू प्राइवेसी के पर्सपेक्टिव से था। उस समय भी कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोरलिटी है उसको अपहोल्ड करना है। कोई भी ऐसा लॉ है जो कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता है उसको नल एंड आप देखिए कि उसको कंप्लीटली जो नल करना है कोर्ट के द्वारा। नवतेज सिंह जौहर केस है, उसके अंदर भी स्टूडेंट सोसाइटल जो मोरलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी ओवर द सोसाइटल मोरलिटी है, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो सेक्शन 377 है उसको जो स्ट्रक डाउन है वो किया गया था कोर्ट के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी के बारे में जो कोर्ट के द्वारा समय समय पे ऑब्जर्व किया गया, और ये जो टर्म है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेंशन किया गया है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस के बारे में है, एक बेसिकली साइबर अटैक के पर्सपेक्टिव से। एक पोर्टल है उसके ऊपर में जो अटैक है वो हुआ, बेसिकली जब ऑब्जर्व किया गया तो अटैक का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यही रहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस है, उस तरीके का जो अटैक है वो देखने के लिए मिलता है। तो ये साइबर अटैक का एक प्रोसेस है, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देखिए कि हमारे काफ़ी सारा जो इंटरनेट है, या आप देखिए कि जो साइबर का जो एरिया है, और इस सेक्टर के अंदर में जब भी आप देखिए कि डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर में काफ़ी बार आपको जो कैचपा है उसको करना होगा। आपका जो जो भी वेबसाइट्स आप ओपन करते हो नहीं एक्सेसिबल रहेगा उस दौरान में। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स के बारे में है, जो कि यूएस के वहाँ पे भी ट्विटर के जो ओनर हैं एलोन मस्क, उनके ऊपर भी आप देखिए कि देखने के लिए मिला था अभी लास्ट ईयर के दौरान में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अरावली का जो सफारी पार्क है उसके रिगार्डिंग में है। अब देखिएगा अरावली का जो प्रेजेंस है वो कहाँ पे है, गुजरात का जो चंपानेर का एरिया है वहाँ से अरावली है वो स्टार्ट होता है। राजस्थान के अंदर में डायगोनली वे के अंदर में आप देखिए कि इसका जो मूवमेंट है वो हुआ करता है। फिर हरियाणा के अंदर में है, और दिल्ली के अंदर में जो हमारा रायसेना हिल्स का एरिया है वहाँ तक अरावली का जो प्रेजेंस है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के अंदर में जब इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले थे तो अरावली एक सफारी पार्क है उसको बताया गया था इलेक्शन के अंदर में। आने वाले समय के अंदर में सफारी पार्क है उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट है वो किया जा सकता है टूरिज्म को बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से। बट यहाँ पे जो कुछ कंसर्न्स ये हैं कि एक तो हरियाणा का जो फॉरेस्ट का जो कवरेज है वो 3.6% है, वो काफ़ी लोवेस्ट है स्टूडेंट्स, हरियाणा का जो फॉरेस्ट कवरेज है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के थ्रू यहाँ पे अरावली के काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं उनको कवर किया गया है, काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं वो कवर हैं यहाँ पे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे यही कहे कि टी एन गोदावरन जो केस है उसके थ्रू एक बैलेंस को सेटअप करते हुए जो पार्क है उसको डेवलप किया जाए, फॉरेस्ट का जो एरिया है उसके अंदर में किसी भी तरीके का जो डैमेज है वो ना रहे। तो ये अरावली के बारे में था, टूरिज्म को ही बूस्ट करने के पर्सपेक्टिव से है। टूरिज्म का ही जो इंडस्ट्री है उसको केरला गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि एज ए इंडस्ट्री का जो स्टेटस है वो ग्रांट किया गया, कि उसको जो इंडस्ट्री का जो स्टेटस है वो दिया गया है केरला का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा, कि जिससे कि टूरिज्म सेक्टर के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी किया जा सके। वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर से ही जो इकोनॉमी का जो आप देखिए कि डाइवर्सिफिकेशन है वो भी कैरी हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सीबीआई के पर्सपेक्टिव से है, जो मद्रास हाई कोर्ट है उनके द्वारा इलीगल जो आप देखिए कि सैंड माइनिंग है उस एरिया के अंदर में सीबीआई को जो इन्वेस्टिगेशन है वो अलाउ किया गया। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन अलाउ किया गया है स्टूडेंट्स, एग्जाम के पर्पज से किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो आप देखिए कि सीबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय करप्शन के कुछ केसेस सामने आए थे, उसके रिगार्डिंग में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का। उसी एक्ट के थ्रू संथानम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होता है, उनके द्वारा सीबीआई है उसको इस्टेब्लिश किया गया। बट आप देखिए कि सीबीआई को जब स्टेट्स के अंदर में वर्क को कैरी आउट करना होता है तो उस स्टेट्स का जो जनरल कंसेंट है उसका रिक्वायरमेंट हुआ करता है। स्टेट्स के द्वारा एवरी 6 मंथ बेसिस पे या ईयरली बेसिस के ऊपर में जो जनरल कंसेंट है उसको ग्रांट किया करते हैं इस इंस्टीट्यूशन को। बट स्टूडेंट्स अगर जनरल कंसेंट नहीं ग्रांट किया गया है स्टेट के द्वारा, हो सकता है ना ग्रांट किया जाए, कुछ उनके डिफरेंसेज हों, अगर उस समय में हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर कर दिया जाए कि सीबीआई के द्वारा ही इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जाएगा, तो उस समय आप देखिए कि इस एजेंसी को अलाउ है यहाँ पे अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी करना। नेक्स्ट आप देखिए कि तमिलनाडु एंड यूनियन जो गवर्नमेंट है उनका एक डिफरेंसेस सामने आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में आप देखिए एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि जिसके थ्रू 3 लैंग्वेज हैं उसको आप देखिए कि लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर में ऐड किया जाएगा। तमिलनाडु के द्वारा इसको अपोज किया गया था,
तमिलनाडु के द्वारा ये भी बताया गया था कि जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर में पार्ट होना एजुकेशन का, जिसके अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सोल अथॉरिटी है वो नहीं है। आप देखिए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि जो कंकरेंट लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर दिया गया था स्टेट से। 5 वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? एक तो एजुकेशन है, वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, और भी 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन से ऐसे प्रोविजन है जिनको कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर ऐड किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को आप देखिए कि उनका जो नेम है वो रखा गया है, गणेश कुमार नाम है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से ही रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स ज्ञानेश कुमार हमारे नेक्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में एक सिलेक्शन कमेटी है। आप देखिए कि अनूप बरनवाल केस है, अनूप बरनवाल केस के थ्रू कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया कि इंपॉर्टेंट पोजीशन है इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई भी पर्सन है तो उनका जो अपॉइंटमेंट है एक सिलेक्शन कमेटी के थ्रू रहे। तो उस समय कोर्ट के द्वारा सीजीआई का जो सीजीआई जो पोस्ट है उसको भी ऐड किया गया था सिलेक्शन कमेटी के अंदर में, कि पीएम है, सीजीआई है और लीडर ऑफ अपोजिशन है। बाद में आप देखिए कि हमारे पार्लियामेंट के द्वारा लॉ है उसको फ्रेम किया गया, वहाँ पे बताया गया कि पीएम सर रहेंगे सिलेक्शन कमेटी के अंदर में, एक यूनियन मिनिस्टर जिनको कि पीएम सर नॉमिनेट करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, और सेकंड आप देखिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो यहाँ पे जो मीटिंग है वो उसी तरीके से कंडक्ट हुआ था। अभी कोर्ट के अंदर भी चैलेंज है, इनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है कोर्ट के अंदर में चैलेंज है सिलेक्शन का, जो ये सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे स्टीम पीड का सिचुएशन देखने के लिए मिला था। तो स्टीम पीड के रिगार्डिंग में जो हमारे रेलवे के जो एरियाज है वहाँ पे हैवी रस को डील करने के पर्सपेक्टिव से कुछ डेवलपमेंट है उसको कैरी किया जाएगा, होल्डिंग एरियाज का डेवलपमेंट रहेगा, ये रेलवे मिनिस्टर के द्वारा बताया गया। टनल की कंस्ट्रक्शन के फोटो को शो किया गया है जो कि एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स बैंक्स के अंदर में जो अपन जो डिपॉजिट है उसकी लिमिट को इंक्रीज है वो किया जाएगा, सेंटर के द्वारा हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर डिसीजन है वो लिया जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के रिगार्डिंग में है, बांग्लादेश के जो यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उससे रिलेटेड जो ऑफिशियल हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि कभी भी यहाँ पे रिजाइन बेस जो जो रिलेशन है वो नहीं होने चाहिए टू कंट्रीज़ के। यहाँ पे अगर कोई भी रिजाइन भी चेंज होता है, कोई भी वहाँ पे पावर के अंदर में चेंज होता है तो रिलेशन से वो हेल्दी रहें। बट आप देखिए कि बांग्लादेश के द्वारा ही जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको टारगेट किया गया था, बांग्लादेश के वहाँ पे एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है वो भी देखने के लिए मिला था लास्ट जब से वहाँ पे पावर का जो चेंज है वो हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट पीएम श्री योजना के थ्रू, पीएम श्री जो स्कीम है उसके थ्रू एक स्कूल का जो नेम है वो चेंज किया गया। स्कूल बेसिकली आप देखिए कि हमारे जो परमवीर चक्र जो कि हाईएस्ट ओनर है, जब भी बैटल का जो समय हुआ करता है उस दौरान में 1947-48 के समय इंडिया और पाकिस्तान का जो बैटल एरिया था उसके अंदर में टैंक को यूज करते हुए जो परमवीर चक्र जो शहीद हमीद हैं उनके द्वारा आप देखिए अपना जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस किया गया था शहीद हमीद के द्वारा। तो शहीद हमीद हैं, शहीद उस्मान हैं, उनका जो रिकॉग्निशन है उसका जो रीनेमिंग किया गया, उसका एक अपोजिशन है वो देखने के लिए मिला, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन है, फिर से उसका जो नाम है उसको रिस्टोर है वो किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि थर्मल पावर स्टेशंस के पर्सपेक्टिव से है जिसके अंदर पोल्यूशन के रिगार्डिंग में जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। तो स्टूडेंट्स इस आर्टिकल के अंदर में काफ़ी सारे जो डाटाज हैं उसको मेंशन किया गया है। आप देखिए कि डाटाज यही है कि 50% के आसपास जो एमिशन लेवल है उसको हमें रिड्यूस करना है थर्मल सेक्टर के अंदर में, रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, उसको प्रमोट करना है, और हमारे जो INDC टारगेट्स हैं उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले भी हमने सल्फर का जो एमिशन है उसके रिगार्डिंग में, सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसके पर्सपेक्टिव से हमने रीड किया था। डाटाज टू मच आप याद नहीं रख पाओगे, किस तरीके के डाटाज याद रखोगे बेसिकली ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। हर एक इन्फॉर्मेशन है वो एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं हुआ करती है, वही इन्फॉर्मेशन को गेन कीजिए जहाँ से क्वेश्चन वो बने या उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप कैरी है वो कर सको। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट जॉर्जिया के पर्सपेक्टिव से है। जॉर्जिया के रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन ये किया गया है कि वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ रिवॉल्यूशंस हैं वो हुआ करती हैं, जैसे कि आप देखिए कि कलर रिवॉल्यूशन का उसको नेम दिया गया है कि जॉर्जिया के वहाँ पे जो रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको कि हम रोज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना करते हैं 2003 के समय में,
रिवॉल्यूशन का क्या नेम है स्टूडेंट्स? रोज रिवॉल्यूशन है। फिर आप देखिए कि यूक्रेन के वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन है वो होता है जिसको ऑरेंज रिवॉल्यूशन है 2004 के समय यूक्रेन के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स किर्गिस्तान के वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसको कि टुलिप रिवॉल्यूशन का जो नाम है वो दिया गया। अब यहाँ पे बेसिकली बताया ये गया है कि जॉर्जिया है जो कि वल्नरेबल स्टेट के अंदर में है। एक तो आप देखिए कि कनेक्ट करता है वो यूरोपियन एंड एशिया, यूरोप एंड एशिया का जो टेरिटरी है उसको ये कनेक्ट करता है। उसका जो जोग्राफिकल वल्नरेबिलिटी, हिस्टोरिकल जो वल्नरेबिलिटी है, इस वजह से एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा जो रोल है वो प्ले किया जाता है। कोल्ड वॉर के समय में वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी नाम का एक इंस्टीट्यूशन है वो क्रिएट किया गया था। उनके द्वारा जब भी कोई कंट्री के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ करती है तो उसको जो बैक है या सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। एक बार जॉर्जिया का लोकेशन जरूर से देख लेना क्योंकि पिछले लास्ट 1-2 मंथ के अंदर भी ये न्यूज के अंदर में है। कोकस का जो रेंज है वो अपना एरिया है वो शेयर करता है जॉर्जिया के साथ में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछा गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।